नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कंप्यूटर पर कि कंप्यूटर का क्या अर्थ है, कंप्यूटर का क्या अर्थ है और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को जानने का प्रयास करेंगे कि किस पीढ़ी में क्या विकास हुआ, किस पीढ़ी में क्या उपकरण नए जुड़कर सामने आए और आगे की पीढ़ी के लिए उस पीढ़ी ने कौन सा बेस से आधार तैयार किया जिसके कारण कंप्यूटर को और आगे जाकर विकास में मदद मिली। सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर क्या है। तो आप सबको पता है कंप्यूटर एक का शब्द का इस्तेमाल शुरू से ही किसके लिए किया गया, गणना के लिए। गणना मतलब आप सब समझते हैं कि 2 + 2 = कितना होता है, 4 होता है। पर दो बूंद जोड़े तो एक होगी, एक बूंद बनेगी, है ना। प्रैक्टिकल देखा जाए 2 + 2 = कितना होता है, 4 अगर कंप्यूटर करेगा। और अगर आप प्रैक्टिकल 2 बूंद + 2 बूंद जोड़ेंगे तो एक बूंद नजर आएगी। ये दर्शन शास्त्र में कई गणितज्ञों ने, जो यूरोपियन गणितज्ञ थे, पाश्चात्य दार्शनिक थे, उन्होंने गणित उनका विषय था, परंतु उन्होंने दर्शन में जाकर जब गणित के प्रयोग किए तब उन्होंने अपनी एक नई फिलॉसफी जनरेट की। वो एक अलग सब्जेक्ट है। और आप कभी भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे 2 + 2 = 4। बड़ी बड़ी गणनाएं करनी पड़ती थी लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो चाहे यात्री हो। वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, जो खगोल की गणना है, चाहे नक्षत्र की गणना है, चाहे उन्हें सामग्री की गणना करने के लिए एक बड़ी डाटा की आवश्यकता होती थी और उस डाटा को कैलकुलेट करना बड़ा कठिन होता था। तो इसलिए हमारे मनुष्य के दिमाग में यह एक अवधारणा प्रस्तुत हुई और प्रचलित हुई कि क्यों ना हम इन गणनाओं को सरलीकरण करने के लिए कुछ ऐसे उपकरण या मशीन का उपयोग करें या निर्माण करें जिससे कि इन गणनाओं को करने में हमें ज्यादा समय ना लगे। क्योंकि अगर कोई यात्री या व्यापारी, उसे समय ज्यादा लग गया गणना करने में, तो वो ना या तो यात्रा करने का, ना वो व्यक्ति व्यापार करने का, न कोई अन्य काम करने का। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमें गणना करने में हम नैनो सेकंड में कई अरबों की गणनाएं कर लेते हैं। आज ऐसे हमारे पास सुपर कंप्यूटर हैं कि वो आज चंद्रमा, चाहे मंगल ग्रह, चाहे शुक्र की बातें, चाहे सूरज के अंदर क्या चल रहा है, ये तक हमने पता कर लिया कि किस प्रकार से उसमें हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम में कन्वर्ट होकर और नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो ये तक जान लिया हमने। आज डीएनए के अंदर जान लिया कि डीएनए के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर क्या है। हमने क्वांटम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, नैनो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। जी विज्ञान के अंदर हम जाकर देख रहे हैं चीजों को। तो कंप्यूटर के माध्यम से आज मौसम के बारे में, चाहे जीव विज्ञान के बारे में, चाहे हमारी कोशिका के बारे में, और आज तो आप सब देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के माध्यम से आज ऐसी मशीनें बनाई जा रही हैं जो मनुष्य की तरह दिखाई नहीं दे रही, जबकि मनुष्य की तरह वो कार्य करते हुए नजर आ रही है और मनुष्य की तरह वो सोच भी पा रही है और निर्णय भी लेने की क्षमता उनमें विकसित की जा रही है। और आने वाले समय में यही होगा कि मशीनों में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, है ना। एक मैं क्लास अलग से बनाऊंगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, है ना। क्या एक तो बुद्धि हमारे पास है जो प्रकृति से प्राप्त हुई है, जन्म से प्राप्त हुई है, और एक बुद्धि एक हम मशीनों में डेवलप कर रहे हैं कि वो भी मनुष्यों की तरह क्या करने लगे, सोच कर, समझ कर, विश्लेषण कर कर घटनाओं का स्वयं निर्णय लेने लगे। तो बस मनुष्य और मनुष्य मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जैसे कि मैं भी आपको यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहा हूँ, तो ये मशीन जो मोबाइल है वो अपने हिसाब से ही क्या करने लगे, वीडियो सेट करने लगे, अपने हिसाब से ही ये क्या करने लगे, कार्य करने लगे, मेरी तरह सोचने लगे कि नहीं यार सर का वीडियो गलत आ रहा है तो मैं ऐसी हो जाऊं, मैं वैसी हो जाऊं, मैं जूम कर दूं, मैं कम कर दूं। मैं ये कल मशीन अगर मन मेरी तरह सोच कर काम करने लगे, समझ लेना कि बहुत आगे हम निकल चुके हैं एआई में। और ऐसा अनुसंधान और शोध अभी मशीनों पर लगातार चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि मशीन और मनुष्य को कोई अंतर न बचे। चलिए आइए देखते हैं हम कि ये सब एआई और आज मशीनें कैसे सोच पा रही हैं, इसका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखें कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला एक विचार या गणना करने वाला कोई भी यंत्र। तो सबसे पहले हाथ से गणना की जाती थी और आज भी हम स्कूलों कॉलेजों में हाथ से गणना करते हैं, परंतु जब से मोबाइल में कैलकुलेटर हमें प्राप्त हुआ है, पहले तो कैलकुलेटर ले जाना पड़ता था, अब तो मोबाइल में ही कैलकुलेटर है। पहले पहाड़े याद करने पड़ते थे पहले, अब तो पहाड़े भी आदमी का, अब हमारी स्मृति ही खत्म कर दी। एक कंप्यूटर जो हमारे जीवन में आया है वो एक वरदान है, परंतु गलत प्रयोग के कारण वो अभिशाप बन गया है। खुद साइंस कहता है कि साइंस मिरेकल है, परंतु साइंस के मिसयूज करोगे तो वही अभिशाप बन जाएगा, वही हमारे लिए घातक साबित हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास परमाणु है, हम उससे बम बनाए कि ऊर्जा बनाए। बताइए, आप ही डिसाइड कीजिए कि सर आपके पास परमाणु है, आप उसका क्या करेंगे। आप ऊर्जा बनाएंगे शांति के कार्यों के लिए, विकास के कार्यों के लिए, कि उससे विनाशक विस्फोटक पदार्थ परमाणु बनाएंगे। आप बस डिसाइड हमें करना है कि हमारे पास जो हाथ में हथियार है उसका इस्तेमाल हिंसा के लिए करना है कि गरीब निर्धन
और उन असहाय लोगों की रक्षा के लिए करना है जो बेचारे खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ही आज भी हमारे घर में जो मोबाइल है, जो कंप्यूटर का एक छोटा सा फॉर्म हमारे पास है, जो आज पहले कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि एक-एक कमरे में नहीं आते थे। आज कंप्यूटर हमारे कमरे तो छोड़ो, पॉकेट में रख के घूम रहे हैं आज कंप्यूटर को बोलो, आज जेब में रख के घूम रहे हैं बच्चों कंप्यूटर को बोलो। जहाँ निकाला तुरंत, और हर जगह नेटवर्क है भाई साहब, हर जगह हम एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। और बच्चों को ऐसी लत पड़ी हुई है कि टमाटर बड़े मजेदार, जब तक वो ना देख लें, जब तक खाना नहीं खाते भाई साहब। एक समय कंप्यूटर नहीं होते थे, लोग तरसते थे। आज है कि बच्चे बिना कंप्यूटर के जिंदगी नहीं जी सकते। एक समय तरसते थे और आज इस बात को तरस रहे हैं कि भगवान इस आदमी से, इस बच्चे से कैसे हम कंप्यूटर से छुटकारा दिलाएं। हमारे ही रूम में बैठकर कोई व्यक्ति दूरस्थ प्राणी से पूछ रहा है, हाय हेलो कैसे हो। ओ भैया, जो बगल में बैठा हुआ हमारा दोस्त निराशा अवसाद, मुझसे पूछ लो कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हारी जिंदगी में, ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई, तुम दुखी हो, पूरा संसार खुश है, खुशहाल है, तुम दुखी। तो आज आप देख रहे हो कि कंप्यूटर के दुरुपयोग चालू हो गए। कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए हमें अपने डाटा एनालिसिस के लिए, अपने दैनिक जीवन में वो कार्य करने के लिए, जिससे कि हम कंप्यूटर की उपयोगिता और उसके महत्व का वो यूज कर सकें जिसके लिए बनाया गया। पर लोग वाह हैं, टमाटर बड़े मजेदार हैं, वीडियो देख रहे हैं, रील बना रहे हैं भाई साहब, दिन रात लोग वाह उसी में लगे पड़े हैं। कोई अच्छा कंटेंट बनाइए, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन बनाइए, ताकि लोगों, मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, पर उसका इस्तेमाल हमारे जीवन, और लोग कर भी रहे हैं, वो लोगों के लिए कंप्यूटर वरदान है। जो लोग उनका लैपटॉप का, कंप्यूटर का, मोबाइल का सदुपयोग करना जानते हैं, और जो लोग दुरुपयोग करना जानते हैं उनके लिए तो अभिशाप ही है। कई बच्चों को इतनी लत पड़ जाती है तो उनसे छुटकारा पाना मतलब उनसे छुटकारा मतलब वो उनसे वापस लेकर देखो लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, वो जान लेने के लिए बनाते हैं कि हाथ लगा के देखना है कंप्यूटर के लिए। आजकल अलग से अलग ये बातें भी चल गई हैं। प्राइवेसी, हमें प्राइवेसी चाहिए, सबको ही प्राइवेसी चाहिए। और आप सबको पता है इंटरनेट पर कितना उल्टा सीधा कंटेंट पड़ा हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति की मानसिक स्थिति का जो संतुलन है वो खो देता है उस कंटेंट को देखकर, और वो मानसिक स्थिति और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके गलत दिशा में अपनी ऊर्जा को, समय को न लगा देता है। तो मैं बात जो कह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होगी कि हमें कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का उपयोग सिर्फ हमारे सही दिशा के लिए, सही कार्यों के लिए उपयोग करना है। गलत कंटेंट को हमें ना तो खोलना है ना देखना है, चाहे हमारे सामने कितने गलत कंटेंट हो। हमें सबसे बड़ी बात बच्चों यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हो, चाहे जीवन में कोई भी सामग्री का इस्तेमाल हो या किसी भी विचार का इस्तेमाल हो, अगर हमारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है तो सच्चे अर्थ में हम इंसान है। नहीं तो पशुओं में और इंसानों में कोई अंतर नहीं बचा। पशु जब भी कोई भी इंद्रिय उसकी क्या करती है, उस पर हावी हो जाती है, तो आपने देखा होगा पशु कुछ भी नहीं देखता, ना तो कोई जगह देखता, ना लोगों को देखता, ना वातावरण देखता, वहीं वो अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर अपने कार्य को अंजाम दे देता है। वही मनुष्य क्या करता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने जीवन को संचालित करता है। परंतु कई मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करते, अपनी समय और ऊर्जा में आग लगाते। चलो आइए अब कंप्यूटर की बात करते हैं, ज्ञान की बातों पे। सबसे पहले अबेकस नाम का एक उपकरण बनाया, जो कि किसका होता था, तारों का होता था, लकड़ी तार, और उसमें गोल गोल उसमें मनके होते थे, उनको हाथों से चलाया जाता। सोचो एक समय ऐसा था कि हम गणना करने के लिए हाथों से अबेकस को चलाते थे, हाथों से गणना होती थी, और आज देखो हाथों की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद कंप्यूटर कर रहा है। मतलब जो अबेकस एक संरचना थी लकड़ी की, तार की, मनके की, उसमें आज विद्युत देकर, विद्युत के उपकरण लगाकर उसी को हमने कंप्यूटर में डेवलप कर दिया। तो कंप्यूटर की जो अवधारणा हमारे जीवन में विकसित हुई वो कहाँ से आई, अबेकस से आई। अर्थात एक कैसा तार और मनके का बना हुआ। बेबीलोन चीन में और सुमेरियन मेसोपोटामिया में 16वीं शताब्दी में लोग इसका इस्तेमाल किसमें करते थे, किसमें करते थे बच्चों, अपने कैलकुलेशन में करते थे। यात्री अपनी यात्रा के दौरान कि कैसे हमें कितनी किलोमीटर कितने दिनों में हम यात्रा कर पाएंगे, ग्रह नक्षत्र की यात्रा की किस दिशा में कब जाना। व्यापारी भी इसका इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े सामग्री लगेज ले जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो उन्हें गणना करने में आसानी होती थी। फिर इसके बाद नेपियर बोन्स कंप्यूटर डेवलप हुआ, जो कि ये सिर्फ क्या करता था, जोड़ना घटाना करता था। ये जोड़ना घटाने के साथ साथ इसमें दो चीज और जुड़ गई, ये तो पहले से ही चला आ रहा था जोड़ना घटाना, इसमें दो चीज और जुड़ गई। इसने कहा कि गुणा और भाग भी करो, है ना। जोड़ने घटाने से काम नहीं चल रहा, गुणा और भाग की भी उस समय आवश्यकता थी कि कितने में कितने का गुणा करें और कितना गुना हो जाएगा, कितने को कितने से डिवाइड करें कितना हो जाएगा। तो आगे चलकर नेपियर बोन्स ने अबेकस की समस्या को दूर करते हुए गुणा भाग को भी इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और अबेकस जो गुणा भाग नहीं कर पाता था वो नेपियर बोन्स कर पाता था।
परंतु नेपियर बॉन्स जोड़ना घटाना उतने अच्छे से नहीं कर पाता था जितने अच्छे से लोगों को आवश्यकता थी। उसमें सरलीकरण की कमी थी, उसमें डाटा की इनपुट डाटा जो दिया जाता था उससे जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो ढंग से नहीं मिल पाता था, इसलिए मतलब कैलकुलेशन जो होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था सही से किसमें, नेपियर बॉन्स में। इसलिए पास्कलाइन ने जोड़ने घटाने की जो समस्या उस समय सबसे बड़ी देखने को मिल रही थी उसे दूर कर दिया और एक अच्छी स्थिति में ला दिया जोड़ने घटाने को, कि आप कैसे ही डाटा का इस्तेमाल कीजिए, कैसे भी तरीके से कीजिए, उसमें जोड़ और घटाव आपको अच्छे से मिल पाएंगे, मतलब उनके जो परिणाम है वो बहुत बेहतरीन मिल पाएंगे। इसलिए पास्कलाइन द्वारा जो मशीन बनाई गई जोड़ने घटाने से रिलेटेड उसे एडिंग मशीन कहा गया। क्या कहा गया? एडिंग मशीन, जिसके परिणाम किससे अच्छे थे? नेपियर बॉन्स से भी अच्छे थे। अर्थात जोड़ने घटाने की जो समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही थी उसको पास्कलाइन ने क्या कर दिया? दूर कर दिया। और अबेकस की समस्या क्या थी? जोड़ना घटाना, उसको दूर गुणा भाग के माध्यम से दूर कर दिया, मतलब इसमें गुणा भाग जोड़ दिए गए, है ना, और इसमें जोड़ने घटाने की समस्या को दूर किया पास्कलाइन ने। एडिंग मशीन का आगे चलकर एक व्यक्ति थे गणितज्ञ ब्रिटिश के चार्ल्स बेबेज, उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि यार हमें एक ऐसी मशीन बनाना चाहिए जिसे हाथ से चलाने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमें कैलकुलेटर ऐसा चाहिए जो किससे चले? अपने आप चले। तो इन्होंने भाप का इंजन से एक क्या किया? एक ऐसा इंजन बना दिया जिसे डिफरेंस इंजन नाम दिया इन्होंने, और भाप से चलने वाली मशीन बना दी। और यही भाप से चलने वाली मशीन को जब इन्होंने चलाया वो कैलकुलेट करने लगी तो इनका दिमाग चला कि क्यों ना इस मशीन को हम इनपुट दें अपने हिसाब से, और ये अपने हिसाब अब जो इनपुट दें उसके हिसाब से आउटपुट भी हम जनरेट करें, मतलब कि अपने एनालिटिकल, जिसे कहते हैं एनालिटिकल, मतलब यही विश्लेषण करके चीजों को क्या करे? इनपुट में ले और आउटपुट जनरेट करे। तो डिफरेंस इंजन जो भाप का इंजन बनाया था, इसी से आगे चलकर इन्होंने एनालिटिकल एक मशीन बनाई, और इसी मशीन में अगर आप इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे तो जो विश्लेषण एनालिसिस होगा, अंदर एनालिसिस होगा उस चीज का, तो उसके लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला सॉफ्टवेयर लेडी अगस्टा ने पहला प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया इसमें, और इन्हीं ने ही बाइनरी अंक 0 और 1 से भी दुनिया को परिचित कराया। तो ये जो एनालिटिकल इंजन था ये विश्व का प्रथम कंप्यूटर माना जाता है, और यहीं से आधुनिक कंप्यूटर की भी शुरुआत हो जाती है, मतलब कि हमें वो मशीन मिल गई जिसमें हाथ की अब आवश्यकता नहीं है। इसमें हम किसका? एक ऐसे इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनालिटिकल इंजन का, जिसमें कि वो इनपुट ले सकता है, आउटपुट दे सकता है, जो बाइनरी मशीनी जो भाषा कहते हैं बाइनरी 0 और 1, उस पर काम कर सकता है। इसी ने फिर हमें आगे राह दिखाई। याद रखो बच्चों, कई बार लोग कहते हैं कि हमें राह नजर नहीं आ रही सफलता की, तो ये राह देखिए ऐसी सफलता की कि हाँ अबेकस से चलकर हम एनालिटिकल कंप्यूटर तक आ चुके हैं, कि कल तक हम हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे, ना इनपुट लेता था ना आउटपुट देता था, वो सिर्फ हाथों से ही हम सब कुछ करते थे, और यहाँ इनपुट में हम टाइप कर रहे हैं और आउटपुट में उसका परिणाम एनालिसिस होकर अपने आप मिल रहा है। तो देखिए इसी जो चार्ल्स बेबेज थे, जिन्हें आधुनिक विश्व के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर की आधारशिला इन्होंने तैयार की चार्ल्स बेबेज ने, इन्होंने ही ये हमें दुनिया को प्रेरणा दी कि अब आगे चलकर आप एक अच्छा कंप्यूटर बना सकते हैं। तो कई बार बच्चों चलने से पहले अगर हम ये सोच लें कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो हम चलना ही नहीं चाहेंगे। जैसे कि दो शिष्य थे बच्चों, दो शिष्य थे और गुरुजी ने दोनों को लैंटर्न दी और कहा कि जाओ मेरे आश्रम से वहां 10 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां से कुछ सामग्री लेकर आओ। एक शिष्य कहता है इतनी घनघोर रात में हम कैसे जाएंगे, इस लैंटर्न से सिर्फ 5 कदम दिखाई देते हैं और ज्यादा दूर तक तो दिखाई नहीं देता, मैं नहीं जा रहा, उसने मना कर दिया। दूसरा शिष्य गया और लेकर आ गया सामग्री 10 किलोमीटर दूर जाकर अंधेरी रात में उस लैंटर्न को लेकर। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि 5 कदम जो दिख रहा है वो तो चले। जैसे ही वो 5 कदम चला उस लैंटर्न से 5 कदम और आगे उसे दिखने लगा, फिर 5 कदम चला 5 कदम और दिखने लगा। तो वैसे ही बात है कि हम एक एक कदम चले, एक एक कदम चले। अबेकस चला, फिर नेपियर बॉन्स चला, फिर पास्कलाइन चला, फिर डिफरेंस इंजन चला, फिर एनालिटिकल, एक एक कदम चले। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में चमत्कार नहीं होते बच्चों, चमत्कार तो किसी भी दिशा में नहीं होते, ठीक है। तो फिर मार्क फर्स्ट एक कंप्यूटर बनाए जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो सिद्धांत उस पर काम करता था, पूर्ण स्वचालित रूप से विद्युत यांत्रिकी पर काम कर रहा था। इसके पश्चात एवीसी कंप्यूटर बनाया एडनॉक्सॉफ और बेरी ने, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर था पूर्णतः, जिसमें कि डिजिटल डाटा का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स स्तर पर किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द का इस्तेमाल याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स का बार बार यूज होगा यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है? आप सबको पता है कि एक एटम होता है जिसका नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैंने एमटेक किया है और बीटेक भी किया है। मैंने बीटेक किया ही होगा तब एमटेक किया होगा, है ना, और मैंने इसी से
बीटेक एमटेक किया है, VLSI से है ना, और इसी से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से मेरा क्या रहा है, बीटेक रहा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उसको ही नियंत्रित करना है मेन तो। अर्थात जो आपके पास चालक पदार्थ है, इसमें एनर्जी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कुचालक पदार्थ अलग होता है, चालक अलग होता है और अर्धचालक अलग होता है। और अर्धचालक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को, अर्धचालक याद रखना, अर्धचालक पदार्थ ऐसा पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नियंत्रण में ला सकते हैं। इसलिए याद रखें, जितने भी उपकरण बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो किसके बनेंगे, अर्धचालक पदार्थ आपको सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, गैलिनियम है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है किसमें, अर्धचालक पदार्थ। क्यों अर्धचालक पदार्थों का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहते हैं इलेक्ट्रॉन कंट्रोल हो। बताइए, अब आप भाई साहब, आप अपने घर में पंखा या कूलर चलाते हैं कि नहीं चलाते, तो आप ये चाहेंगे कि हमें कूलर इतना तेज चाहिए हो कि हमें उड़ा ले जाए, नहीं, कई बार हमें कूलर कम चाहिए, कई बार कूलर हमें तेज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं, रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर का मतलब, हमें अगर कोई उपकरण बनाना है जिसमें गणनाएं करनी है, इनपुट देना है, आउटपुट देना है, एनालिसिस करना है, तो हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन के नियंत्रण की। क्योंकि पता चला कि हमें इलेक्ट्रॉन का कहीं नियंत्रण कैसा चाहिए, बहुत कम विद्युत धारा चाहिए, कहीं ज्यादा चाहिए, कहीं 0 चाहिए, कहीं 1 चाहिए। तो हम नहीं चाहते क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स नियंत्रण में रहे, बिल्कुल हम चाहते हैं जैसे हमारा पंखा नियंत्रण में रहे या कूलर नियंत्रण में रहे। ऐसा नहीं कि कूलर इतना चले कि बिना नियंत्रण के कूलर चलना चालू हो जाए, है। तो याद रखें कि जिस प्रकार से हम घरेलू इक्विपमेंट में अपने जीवन में चाहते हैं नियंत्रण, वैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन का नियंत्रण चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे नियंत्रण, मतलब जितनी विद्युत धारा दे उतनी ही विद्युत धारा पर वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन काम करे। तो हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसमें जितना हम तापमान बढ़ाते हैं, विद्युत धारा बढ़ाते हैं, उतना ही वो क्या करता है, चालकता प्रदर्शित करता है, उतना ही वो काम करता है और उतनी ही काम की आवश्यकता है। बताइए, तो हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण ज्ञान क्या आ गया कि हमें एक ऐसे डिवाइस का निर्माण करना आगे चलकर भविष्य में, जिसमें कि वह इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारी विद्युत धारा के अनुसार सीमित रहे, नियंत्रित रहे और हम जो चाहें वो उससे प्राप्त कर सकें। तो आज आप देखिए कंप्यूटर के अंदर क्या है, बताइए, लाइट चली गई तो कंप्यूटर खत्म, लाइट आ गई तो कंप्यूटर, लाइट में क्या है आप सबको पता है, लाइट में क्या है, इलेक्ट्रॉन। बोलो, एक हमने चीज वस्तु नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, आवेश है कि नहीं, धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। किसी दिन आवेश पर चर्चा करेंगे विस्तार से, है ना, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है ना, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉन पर इतनी चर्चा कि भाई इलेक्ट्रॉन को नियंत्रित किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वैसे ही कंप्यूटर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को नियंत्रित, आपने देखा कि हम कंप्यूटर में इतनी पावर दे दी, एडेप्टर लगा होता है बाकायदा, आप देखेंगे हमारे मोबाइल में भी एडेप्टर लगा होता है। ऐसा नहीं सीधा कोई पिन लेकर सीधा लगा दिया किसमें, चार्जिंग पॉइंट में, पता चले 240 जो हमारे घरों में चल रही है विद्युत धारा एम्पियर में, वो मोबाइल को ही खराब कर दे। हमें कितना, आप देखेंगे अपने चार्जर पर कितना लिखा रहता है, कितना डीसी में लिखा रहता है, एसी डीसी क्या है, रेक्टिफायर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है ना। इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, मीन्स है ना, एम्पलीफायर वगैरह पर। तो इस तरह आ जाइए, अभी अर्धचालक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। तो याद रखें, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल आप सबको पता ही है, घड़ी क्या करती है, डिजिटल रूप से ऐसे बिलिंग करती है कि नहीं करती, 12 ना, फिर चलेगी, है ना, 2 ऐसे चलेगी। तो डिजिटल रूप से हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चालू कर दिया है यहाँ पर। इसके पश्चात फिर बना ये ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक्स फिर लगने लगा। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रो का इस्तेमाल हो रहा था, इलेक्ट्रो से बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थात क्या होने लगा, सेमीकंडक्टर पदार्थ का इस्तेमाल होने लगा और साथ में इलेक्ट्रॉन की गति को हम नियंत्रित करने लगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल का इस्तेमाल होने लगा। इंटीग्रेट मतलब ये सभी न्यूमेरिकल को क्या करता था, जोड़कर उनको कैलकुलेट करने लगा। परंतु इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी ENIAC में, कि ये प्रोग्राम को चेंज नहीं करने देता था। एक बार प्रोग्राम बना दिया तो उसमें चेंजिंग में बड़ी समस्या आती थी, इसलिए इस समस्या को आगे जाकर दूर किया जाएगा। इसके पश्चात जॉन मैचेली, इसको बनाया जॉन मैचेली, JP एकर्ट ने, और प्रथम इसे हम कह सकते हैं कि यह जो ENIAC था, प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर था। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर था, ये प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर था। इसके पश्चात
इसकी समस्या को दूर करने के लिए कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? एड बैग बनाया गया। कौन सा बनाया गया बच्चों? बेड बैग। इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट, देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, तो मतलब प्रोग्राम अपने अनुसार आप डाल सकते हैं इसमें। प्रोग्राम वेरिएबल का मतलब आप क्या कर सकते हैं, डाटा और प्रोग्राम को अपने अपने अनुसार बदल सकते हैं। इसके पश्चात यूनिवैक आया। यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस यूनिवैक के पश्चात जब हमारे देश में, विश्व में आईसी बनने लगी, ट्रांजिस्टर बनने लगे, प्रोसेसर बनने लगे, है ना, पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगी, तो इसके पश्चात यूनिवैक में ही आगे चलकर आईसी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने से क्या हुआ कि नए नए कंप्यूटर बने, लैपटॉप बने, पीसी बने, ऑपरेटिंग सिस्टम बनने लगे। ठीक है, तो याद रखें कि हम कहाँ से चले थे? अबेकस से चले थे। सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों? अबेकस देखा, फिर इसके बाद नेपियर बॉन्स देखा, फिर हमने पास्कलाइन देखा, फिर डिफरेंस इंजन देखा, फिर एनालिटिकल इंजन देखा, फिर मार्क फर्स्ट पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल देखा, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर देखा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर को ही इन्होंने इंटीग्रेटर कंप्यूटर में कन्वर्ट किया, न्यूमेरिकल डाटा को इंटीग्रेट करने का प्रयास किया, और आगे चलकर इसी डाटा को वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? इंटीग्रेट न्यूमेरिकल जो डाटा था उसको वेरिएबल बना दिया, ताकि वो क्या कर सके, प्रोग्राम को इस कंप्यूटर में लाकर चेंज कर सके। और इसके पश्चात यूनिवैक एक ऐसा कंप्यूटर बना वैश्विक स्तर पर जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जो सभी प्रकार से प्रोग्रामों को यूज भी कर रहा था और व्यावसायिक स्तर पर इसका बड़े स्तर पर इस्तेमाल भी प्रारंभ हो गया। देखिए अब इसमें आ जाइए प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में जो हार्डवेयर है वो निर्यात ट्यूब का इस्तेमाल होता था। याद रखना, जो मेन हार्डवेयर होता था वो निर्यात ट्यूब होता था। निर्यात ट्यूब बड़े बड़े ट्यूब जो होते थे, वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर को चलाने के लिए। मतलब उन वैक्यूम ट्यूब से ही पूरा कंप्यूटर रन होता था, उसी से कैलकुलेशन होता था। अब बताइए वैक्यूम ट्यूब, और वैक्यूम ट्यूब आपको पता है कि ज्यादा पावर कंजप्शन करते थे तो ज्यादा हीट अप हो जाते थे, हीट अप हो जाते थे तो हैंग अप भी हो जाते होंगे। तो उनको हीट अप जो होते होंगे उस रूम को ठंडा रखने के लिए कितने बड़े बड़े एसी लगाने पड़ते होंगे, और कितने बड़े कंप्यूटर, कितने बड़े रूम में कंप्यूटर होता होगा। वैक्यूम ट्यूब आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, आप नेट पर देख लेना इस प्रकार का ये वैक्यूम ट्यूब होता है। मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा वैक्यूम ट्यूब पर, है ना। इस प्रकार एक कांच के अंदर पूरी की पूरी डाटा के लिए एक व्यवस्था होती है, और इसी में अंदर डाटा इनपुट और आउटपुट के रूप में क्या रहता है, सेव भी रहता है और एनालिसिस भी किया जाता है। तो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे। इनका इस्तेमाल किस में होता था? हमारे कंप्यूटर के निर्माण में शुरुआत में। और मशीनी भाषा 0 और 1, मतलब कंप्यूटर सिर्फ दो ही चीजें समझता है, 0 और 1। 0 मतलब आपका ऑफ है, 1 मतलब ऑन है, मतलब 0 1 तभी वो काम करता है ना। बाइनरी डिजिट पर काम करता था और उसी का इस्तेमाल ही करते थे। अब बताइए बाइनरी डिजिट पर अगर लेडी अगस्टा जी ने प्रोग्राम बनाया होगा तो कितने, यार जब भी कोई कंप्यूटर बनाए तो बाइनरी मशीनरी, क्योंकि देखो हमारी भी एक भाषा है, हम भी बात कर रहे हैं तो एक भाषा में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वैसे कंप्यूटर भी आपस में हमसे बात करने के लिए क्या करेगा, कोई ना कोई भाषा का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हम भी तो उसके साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं, संचार स्थापित कर रहे हैं। किसी के साथ आप संचार स्थापित करते हैं तो भाषा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? वैसे ही कंप्यूटर के साथ संचार स्थापित करने के लिए आपको भाषा की जरूरत पड़ेगी, और उसकी भाषा 0 1 है, और 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं समझता। अब बताइए शुरुआत में मशीनी भाषा में उससे बात होती थी, मशीनी भाषा मतलब 0 1 में, तो हर एक कंप्यूटर के लिए कितने सारे प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे आपको यार, 0 1 वाले कितने बड़े बड़े स्तर पर। क्या आपको अगर हजारों करोड़ का गुणा करना है, हजार चीज का कैलकुलेशन करना है सामग्री का, या किसी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके डाटा, तो कितने सारे यार मशीनी भाषा में आप कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाओगे। थोड़ा बहुत भी 1 0 में गड़बड़ हुई तो आपका पूरा प्रोग्राम करेक्ट हो जाएगा और आपका कंप्यूटर फेंकने लायक बचेगा, क्योंकि आप सबको पता है कंप्यूटर की हार्ट क्या है, कंप्यूटर का हृदय क्या है, प्रोग्राम कोई नहीं बचा तो बचा क्या। इसमें पंच कार्ड एक कार्ड होता था जिसमें मेमोरी के रूप में यूज किया जाता था, उसमें मेमोरी को स्टोर किया जाता था। एनईआर यूनिवैक जिसकी हम बात कर रहे थे, एनईआर यूनिवैक की ये प्रारंभिक स्तर की वो कंप्यूटर है जो प्रथम पीढ़ी में बनाई गई थी। अब ये निर्बाध ट्यूब की जगह किसने ले ली? द्वितीय पीढ़ी में किसने ले ली? बताओ बच्चों, ट्रांजिस्टर ने ले ली। लो आ गया ट्रांजिस्टर, वही ट्रांजिस्टर जिसकी हम बात कर रहे थे अर्धचालक युक्ति। लो कि लो अब तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, अब तुम्हें इनपुट आउटपुट डेटा विद्युत के रूप में इस ट्रांजिस्टर में देना है ना। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं। एन ट्रांजिस्टर क्या है, पी ट्रांजिस्टर क्या है, एनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, पीएनपी कैसे बनता है, एनपीएन अगले वीडियो में मैं यही लेकर आऊंगा, है ना आपको, ताकि आपका ट्रांजिस्टर ही समझ में आ जाए। क्योंकि ट्रांजिस्टर नहीं आता समझ में तो हमें दिक्कत आती है कि ट्रांजिस्टर से फिर
आगे चल के VLSI ULSI कैसे बना, मैंने इस पर रिसर्च किया था, रिसर्च पेपर भी मेरे छपे थे इसमें, और मैंने कई कॉन्फ्रेंस थी उनको भी अटेंड किया था, और उसमें अपने रिसर्च पेपर को भी मैंने पब्लिश कराया था और प्रस्तुत भी किया था, और थीसिस भी की थी मैंने VLSI पर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया और इसमें असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, निम्न स्तर की भाषा होती थी असेंबली भाषा। और यहाँ पंच कार्ड के स्थान पर किसका इस्तेमाल होने लगा, मैग्नेटिक टेप का। अब सबको पता है कि घरों में पहले गाना सुनने के लिए उस टेप को बड़े बड़े टेप लगा दिए जाते थे, है ना। अभी भी मतलब अभी क्या कम हुआ, निर्वात ट्यूब कम हुआ, तो मैग्नेटिक टेप बड़े बड़े यूज किए जाते थे। कंप्यूटर का आकार अभी भी बड़ा था, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। बैच ऑपरेटिंग मतलब जैसे कि आप देखते हैं क्लास क्लास एक क्लास ही हो गई, दो क्लास ही हो गई, तो भैया आपका बैच इस समय जाएगा, आपके बैच की छुट्टी 10 बजे होगी, आपके बैच की छुट्टी। बैच मतलब एक एक जैसे काम करने वाले लोग, क्या आपका एक काम ये वाले करने वाले लोग, तो उनका बैच बना दिया जाता है। वैसे कंप्यूटर का करता था, पहले इस बैच के लोगों का, एक जैसा काम करने वाले लोगों का पहले ये वाला काम करूंगा मजदूरों वाला, फिर ये वाला काम करूंगा भाई मैं ग्राहकों वाला, अलग अलग बैच बना दिए जाते थे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम IBM 7030 जैसे, और अनुसंधान और विज्ञान में ही इनका शुरुआती स्तर पर क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे, पर यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ट्रांजिस्टर के आने से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तृतीय पीढ़ी की बात करें तो IC में SSI और MSI का इस्तेमाल होने लगा। स्केल, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, स्केलिंग होने लगी। मतलब IC का क्या होने लगा, IC को जोड़ा जाने लगा, 10 20 50 ऐसी IC को एक साथ, IC इंटीग्रेटेड चिप। चिप मतलब आलू के समान दिखाई देता है ये सर्किट जो है, ट्रांजिस्टर को जोड़ा जाने लगा, ट्रांजिस्टर को क्या करने लगा, जोड़ा जाने लगा। 10 ट्रांजिस्टर, 100 ट्रांजिस्टर, 1000 ट्रांजिस्टरों को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़कर यूज करना जाने लगा, यूज करना प्रारंभ हो गया। इसी को हमने क्या कह दिया, IC कह दिया, इंटीग्रेटेड चिप। ये तो आलू के समान जैसे दिखाई देती है इसलिए चिप बोल दिया, है ना। और इसमें ही हमने देखा कि जब IC डेवलप हो गई, ट्रांजिस्टर से तृतीय पीढ़ी में क्या डेवलप हो गई, IC डेवलप हो गई, मतलब कि ट्रांजिस्टर को लार्ज लेवल पर एक साथ उपयोग, अभी ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं, अब ट्रांजिस्टरों के समूह का उपयोग कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट देना आसान हो गया। और इनपुट आउटपुट उपकरण हमें तृतीय पीढ़ी में ज्यादा व्यापक स्तर पर देखने को मिलते हैं, जिसमें कि कीबोर्ड है, डेस्कटॉप है। और आगे चलकर यहाँ आप देखेंगे मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग होने लगा, है ना। डिस्क, मैग्नेटिक टेप के स्थान पर किसका इस्तेमाल होने लगा, मैग्नेटिक डिस्क का। और उच्च स्तरीय भाषा आ गई, यहाँ पर असेंबली भाषा थी। मतलब भाषा में क्या हो रहा है, सीधी बात है कि अगर भंडारण की युक्ति में, और अगर हमारे बेसिक जो मूल है ट्रांजिस, पहले आप सबको पता है वैक्यूम ट्यूब, वहाँ कहाँ यूज करेंगे आप भाषा का, अगर आपके पास भाषा भी है तब यूज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हार्डवेयर, पहले हार्डवेयर वैक्यूम ट्यूब था, फिर ट्रांजिस्टर, फिर IC आ गई, जैसे जैसे हार्डवेयर मजबूत होने लगा, सरल होने लगा, वैसी नई नई भाषाएं कंप्यूटर भी सीखने लगा। तो भाई कंप्यूटर ने कहा मैं तो अब नई भाषा सीखूंगा, बेसिक सीखने लगा, पास्कल सीख, उच्च स्तरीय भाषाएं सीखने लगा। कहा मैं निम्न स्तर में बात अब करूंगा ही नहीं, जब मेरे पास क्या है, IC है। पहले मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं बात कैसे करता, मुंह ही नहीं था, आदि मानव के पास, बेचारे के पास कुछ नहीं था। जैसे आदि मानव ने झोंपड़ी बना, झोंपड़ी से बड़े बड़े मकान बना लिए, अच्छे कपड़े बना लिए, सब हो गया, तो वैसे कंप्यूटर भी हमारा क्या हो रहा है, पहले से ज्यादा सब हो रहा है। बेचारा कह रहा है कि नहीं यार, मेरे पास टूब था, मैं क्या सीखूंगा, 0 1 ही सीखूंगा, हुआ सीखूंगा। वैसे अब कह रहा है नहीं, अब मेरे पास ट्रांजिस्टर है, असेंबली भाषा सीखूंगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करूँ। अब कह रहा है कि नहीं यार, मेरे पास तो IC है, अब तो मैग्नेटिक डिस्क में काम करूंगा, अब तो मैं नई नई उच्च स्तरीय भाषा सीखूंगा और नया ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आऊंगा, टाइम से। और कहा कि अब मेरा यूज करो व्यवसाय में, खूब यूज करो व्यापार में। तो लोगों ने इसका बिजनेस के रूप में यूज करना चालू किया। अभी तक तो कह रहा था अनुसंधान और विज्ञान में होगा, अब कह रहा है कि अब तो मैं बहुत सरलीकृत हो गया हूँ, और बहुत सारा डाटा मैं बड़े स्तर पर क्या कर सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ, और अच्छे आपको रेट दे सकता हूँ, प्लीज मेरा यूज कीजिए। यूज करना आगे चलकर तो IC किसमें कन्वर्ट हो गई बताइए, ये SSI MSI थी, स्केल, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल, वो किसमें कन्वर्ट हो गई, VLSI। मतलब इसमें और हजारों लाखों की संख्या में क्या होने लगे, मैंने VLSI में M Tech किया हुआ है, तो VLSI में क्या होने लगे, VLSI में भाई साहब बड़े स्तर पर ये IC का मतलब बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का एक साथ पैरेलल यूज होने लगा। इसी को हमने क्या कहा, प्रोसेसर। मतलब प्रोसेसर का मतलब जो प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा दी, इसकी एनालिसिस विश्लेषण की गति को बढ़ा दिए, एक साथ कई क्रियाएं चलने लगी। तो बताइए, आप देखते हैं गाना भी सुन रहे हैं, आप पेंटिंग भी कर रहे हैं मोबाइल में, आप वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, आप यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, एक साथ गाना सुन रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। तो इसी को किसने आसान बनाया, VLSI ने बनाया।
वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन है। अब तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, व्यक्तिगत प्रयोग में हो रहा है। और सेमीकंडक्टर मेमोरीज आ गई, हमारी मेमोरी तो वहां पर इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, परंतु यहाँ पर बड़े स्तर पर रैम ने, है ना, रोम ने, इनने और यहाँ अब एक और भाषाएं डेवलप होने लगी, सी प्लस प्लस भाषाएं। और अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडो है, MS DOS है, और क्रे वन कंप्यूटर इसमें हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद 5वीं पीढ़ी में हमने VLSI की जगह किसका इस्तेमाल कर दिया, सुपर, SLSI और ULSI, अल्ट्रा और सुपर जैसी हमने स्केलिंग चालू कर दी, किसकी, इंटीग्रेटेड सर्किट की। मतलब कि आप करोड़ों में आप किसके इस्तेमाल करने लगे, लाखों करोड़ों में किसका इस्तेमाल करने लगे, आप ट्रांजिस्टरों का एक साथ इस्तेमाल करने लगे, जिससे कि क्या हो गया, मूल क्या है, ट्रांजिस्टर है बच्चों, जो द्वितीय पीढ़ी में इंट्रोड्यूस हुआ था, इसी ने पूरी दुनिया बदल दिया। बताइए, इसमें जावा, प्रोलॉग, DVD, CD, पेन ड्राइव का इस्तेमाल होने लगा, प्लग एंड प्ले वाले, कहीं पर भी आप ले जाओ, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, हथेली के बराबर के कई कंप्यूटर आने लगे। और आजकल तो आने वाले समय में, हम तो अभी यहाँ पर 5वीं पीढ़ी में पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में नैनो कंप्यूटर पर काम किया जा रहा है, आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर पर काम किया जा रहा है, आने वाले समय में DNA कंप्यूटर पर काम किया जा रहा है, आने वाले समय में केमिकल कंप्यूटर पर काम किया जा रहा है, आने वाले समय में AI कंप्यूटर पर काम किया जा रहा है, सुपर कंप्यूटर पर काम किया जा रहा है। सुपर कंप्यूटर पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ना, तो आपको बच्चों ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम था वो टाइम शेयरिंग में बदला, और आज यही ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो जैसे, MS विंडो जैसे, उसमें मल्टीमीडिया जैसे किसमें दिखाई दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में नजर आ रहा है ना, जहाँ निर्बाध रूप से ट्रांजिस्टर और IC और VLSI ULSI तक हम पहुंचे। इस प्रकार से हम 01 जो मशीनी भाषा थी उससे जावा, प्रोलॉग जैसी भाषाओं तक हम पहुंच गए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आगे मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आपकी सफलता की दर को मैं बढ़ा सकूं। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।